नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पॉलिटी की क्लास में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का पार्ट वन जो था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट का पार्ट 2 और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही कुछ बातें हम लोग करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले पार्ट 1 को देख लीजिए और पार्ट 1 को पूरी तरह से अगर आप देख लेते हैं, समझ में आता है, तो ये पार्ट 2 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिंक्ड है। अगर पहली चीजें नहीं देख रखी हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफी बातें कर ली थी, कैसे उसके गठन होते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट बना, कब बना, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता था उसकी नियुक्ति कौन करता था, शपथ कौन दिलाता था ना, इन चीजों के बारे में डिस्कशन करना था। तो नियुक्ति हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे। आज के डिस्कशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं शपथ से। तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ जो है वह राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं होता है तो राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को कहता है कि ये उनको शपथ दिलाएगा, तो उसी व्यक्ति को बोलते हैं नियुक्त व्यक्ति। तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति की जगह पर राष्ट्रपति द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ये जो शपथ का प्रावधान है वो किसमें है? अनुच्छेद 124 के क्लॉज नंबर 6 में है। ठीक है, वैसे ये बात तो नहीं पूछी जाती बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी आप आर्टिकल को ध्यान रखिएगा, लिख के रखिए, रिवीजन करते समय आप एटलीस्ट पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और इसके जो शपथ का प्रावधान है ना वो किसमें है? शेड्यूल नंबर 3 में है। मैंने आपको पहले ही बताया था, या आपने पहले से पढ़ रखा होगा कि अनुसूची नंबर जो 3 है वो है शपथ का प्रावधान करती है। ठीक है, जैसे अनुसूची नंबर 1 में राज्य एवं क्षेत्र, अनुसूची नंबर 2 में वेतन, अनुसूची नंबर 3 में शपथ। ठीक है, तो अनुसूची नंबर 3 में ही मुख्य न्यायाधीश के, सर्वोच्च न्यायालय के, उसका भी शपथ का प्रावधान है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ लेता है उसमें वही सारे शब्द और एकदम वो उसी के बराबर होता है जितना कि कैग जो जिन चीजों का शपथ लेता है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो सीएजी होता है, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, और जो मुख्य न्यायाधीश होता है, दोनों की शपथ जो है वो इक्वल ही होती है। एक ही प्रकार की शपथ दोनों लोगों की होती है। ठीक है, और शपथ का प्रावधान कहाँ है? अनुसूची नंबर 3 में है, जो कॉमन सी बात है, आपको पहले से पता है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, वेतन एवं भत्ते। मुझे लगता है शपथ की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार नहीं है, हटाने की प्रक्रिया तो संसद के पास है, जो मैंने आपको रिमूवल लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वाले वीडियो को जाके देखिए। ठीक है, और उसके बाद आप इस सेकंड वीडियो पे आइए, तब आपको चीजें ज्यादा लिंक्ड होंगी, ज्यादा समझ में आएंगी। वेतन एवं भत्ते के बारे में बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। वेतन एवं भत्ते का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 125 के तहत दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात रखिएगा कि वेतन एवं भत्ते जो भी दिए जाते हैं वो किस निधि से दिए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं। अनुच्छेद 266 जो है वह संचित निधि के बारे में बात करता है, जबकि अनुच्छेद 267 जो है 267 जो है वह आकस्मिक निधि की चर्चा करता है। तो जो अनुच्छेद 266 है वो संचित निधि है, और जितने भी पैसे सरकार के पास आते हैं वह केंद्र का पैसा केंद्र की संचित निधि में रखा जाता है और राज्य का पैसा राज्य की संचित निधि में रखा जाता है। तो एक कॉमन सा बात है कि जहां आप पैसे रखते हैं वहीं से आप पेमेंट करेंगे, तो इसलिए उसका भी वेतन कहां से जाता है? संचित निधि, ठीक है, से ही जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखा है, संचित निधि पर भारित ना। तो कभी इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा वेतन जो है, कौन सा खर्च जो है संचित निधि से भारित होता है और कौन सा संचित निधि पर भारित होता है। अभी मैं बस इतनी बात बताऊंगा कि संचित निधि पर भारित ऐसे वेतन होते हैं, ऐसे खर्चे होते हैं जिनको संसद के बार बार अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बार बार हस्ताक्षर की और मत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का वेतन और भत्ता है इसके लिए संसद की बार बार अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आपने नहीं सुना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 5 महीने 6 महीने से रुका हुआ है। ठीक है, अगर आपने ऐसा सुना था तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे आपने सुना नहीं होगा क्योंकि इसीलिए तो उसको पर भारित किया गया है। ठीक है, जितने वेतन से भारित होते हैं उन्हें संसद की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, तो संसद अनुमति नहीं देगा तो उनके पेमेंट रुक सकते हैं। लेकिन जितने वेतन पर भारित होते हैं वो रुकते नहीं है, ऑन द सेम डेट वो वहां से संचित निधि से कट करके उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा था वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो संसद निर्धारित करती है समय समय पर। संसद एक बार जब वेतन और भत्ते को निर्धारित कर देती है तो वह वेतन और भत्ता जो है वह
ट्रांसफर मतलब चेंज नहीं होता है उनके कार्यकाल के दौरान। कहा गया है कि उनके कार्यकाल के दौरान जो होगा वो अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब क्या है कि ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 वर्तमान समय में है और उसे 2 महीने बाद कह दिया जाएगा भाई नहीं अब तो हम आपको 1 ही लाख दे पाएंगे, 2,80,000 नहीं दे पाएंगे, तो ये उसके लिए अलाभकारी हुआ ना, लाभ नहीं हो रहा है इससे। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं, मतलब संसद ये कहना चाहती है कि भाई मैं आपको 3 लाख रुपए वेतन दूंगा 20,000 बढ़ा करके, तो ये परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो वेतन और भत्ते दिया कहां से जाता है? संचित निधि से। परभारित है कि सेभारित है? तो परभारित है। कौन निर्धारण करता है वेतन और भत्तों के बारे में? तो संसद निर्धारित करती है समय समय पर। 2018 का जो संशोधन हुआ था वहां पर वेतन बढ़ा दिए गए थे और जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन 2,80,000 प्रति महीने, ठीक है, 2,80,000, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो था वो 2,50,000 कर दिया गया था। वैसे वेतन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जब वेतन में परिवर्तन होता है तो पेपर का वह प्रश्न बन जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 2018 में जो परिवर्तन हुआ था उसके प्रश्न भी बनेंगे, फिर भी आप ध्यान रखिए क्या वर्तमान में वेतन है, ठीक है। संचित निधि से दिया जाता है, मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया था कि नो चेंज आफ्टर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो मेरे बच्चे, अपॉइंटमेंट के बाद परिवर्तन ना होने का मतलब है कि नहीं बदला जाता, ऐसा नहीं है। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता, मतलब ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा जिससे कि नुकसान हो जाए उसको, ठीक है। लेकिन आपातकाल के समय में ना राष्ट्रपति इनके वेतन को कम करने का निर्देश दे सकता है। तो आपातकाल को छोड़ करके किसी भी समय उनके विपक्ष मतलब उनके पक्ष से इतर मतलब अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो इतनी बातें कंप्लीट हो जाती हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अधिकार हैं, कुछ उसकी शक्तियां हैं, कुछ उसके पावर हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है वो 3 प्रकार के पावर सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हैं। एक तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिसे आप बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, और दूसरा आप जानते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार जिसे आप अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, इसी को अपीलीय क्षेत्राधिकार कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा परामर्श संबंधी अधिकार, ठीक है। तो ये 3 तरह के अधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले वाले अधिकार के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। ये अनुच्छेद किस में है? 131 में है, ध्यान रखिएगा, कई बार यह पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि अनुच्छेद 130 पीठ के बारे में बात करता है, कहां बैठक होगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ कहां है, बैठक कहां पे होती है, और वो क्या पीठ को ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं कर सकता, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये पुराने लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, आपने नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से कह रहा हूं, पहले वो लेक्चर देख लीजिए फिर इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131 अनुच्छेद में है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते किसको है? तो आप देखिए इसके नाम से ही क्लियर रखिए कि ऐसे मामले जिनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता हो, उन सारे मामलों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखते हैं। मतलब ऐसे कुछ मामले होंगे जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट नहीं कर पाएगा, जिनकी सुनवाई लोअर कोर्ट नहीं कर पाएगा, उनकी सुनवाई केवल और केवल कौन कर पाएगा? वो करेगा क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए वो उसका प्रारंभिक काम है, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट ड्यूटी। तो ऐसे अगर कोई मुद्दे होते हैं तो उसे हम लोग कहां रखते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में रखते हैं, ठीक है। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 प्रकार के अधिकारों में डिवाइड किया गया, ठीक है। नंबर 1 कहा गया कि ऐसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो ऐसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को क्या कहा गया? एब्सोल्यूट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। देखो, जितने भी मामलों की सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है उन्हें हम बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन इनमें 2 प्रकार के मामले हो सकते हैं। पहला मामला है एब्सोल्यूट ज्यूरिसडिक्शन, का मतलब है कि ऐसे मामले जिसको केवल और केवल कौन देख सकता है? सुप्रीम कोर्ट। कहते नहीं एब्सोल्यूट पावर आपको मिल रखी है, तो एब्सोल्यूट पावर का मतलब है केवल। तो यहां पे केवल और केवल किसका? सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसको केवल कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन देखिए दूसरे प्रकार का जो मैटर दिया गया है वो दिया है कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन। कंकरेंट का मतलब समवर्ती। आपको याद हो जब हम लोगों ने अनुसूची पढ़ी हुई थी, या चलो अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है तो कहीं तो पढ़ा होगा कि कंकरेंट मतलब समवर्ती सूची के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे शेड्यूल नंबर 7 में, अनुसूची नंबर 7 में, तो कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती थी जिस पर कौन कानून बना सकता था? जिस पर हाई कोर्ट भी कानून बना सकता था और जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कानून बना सकता था। तो वैसे ही कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है ऐसा ज्यूरिसडिक्शन, ऐसा
अधिकार जिस पर हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सके और सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर सके। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अधिकार को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक तो एब्सोल्यूट ज्यूरिसडिक्शन और दूसरा कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन। एब्सोल्यूट ज्यूरिसडिक्शन में ऐसे मामले आएंगे जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, और जो कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन होगा उसके अंतर्गत ऐसे मामले आएंगे जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकेंगे। मामला ये भी सुप्रीम कोर्ट जा सकेगा, लेकिन यहाँ एक विकल्प है कि हाई कोर्ट भी, लेकिन वहां पे कोई विकल्प नहीं है, वहां केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से मामले हैं। तो पहले तरीके का मामला है कि जब भारत सरकार, ठीक है, एक पक्ष में हो और दूसरे पक्ष में एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो। तो जब कभी भारत सरकार और राज्य के मध्य विवाद हो जाए, ठीक है, मतलब भारत सरकार एक पक्ष में हो और दूसरी तरफ राज्य हो, तो ऐसे मामलों की सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, उसको ना तो हाई कोर्ट ना तो लोअर कोर्ट। आप खुद ही समझिए कि अगर मान लीजिए भारत सरकार ही उसमें इन्वॉल्व है, तो कोई राज्य सरकार का जो हाई कोर्ट होता है, राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, क्या वह इस बात का निर्णय कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो जब कभी सरकार वर्सेस राज्यों का मामला होता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार और कुछ राज्य एक तरफ हो जाएं और बाकी कुछ राज्य दूसरी तरफ हो जाएं, तो ऐसे मामलों की सुनवाई भी ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं, इन्हें हम लोग कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन कहेंगे। कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है, कंकरेंट का मतलब समवर्ती, जैसे समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, वैसे ही कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन में दोनों के दोनों निर्णय दे सकते हैं। तो जैसे यहां पर 2 इंटर रिलेटेड मामले ही हैं। एक तो मूल अधिकार का मामला है। मूल अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार, भाग 3 संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35। तो जो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक का मामला है, उसमें निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों दे सकते हैं। अर्थात कि देखिए, ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है, एब्सोल्यूट है, उसमें केवल सुप्रीम कोर्ट दे सकता था, लेकिन जो ये कंकरेंट है इसमें दोनों दे सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसा ही जब मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रेट जारी की जाती है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं, 226 के तहत हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो मैंने कहा कि ऐसे भी पावर्स होते हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला अधिकार आता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसे हम बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील से ही मामला क्लियर हो रहा होगा। अपील का मतलब है आप वहां पे जाकर के अपील कर सकते होंगे। और एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट के मामलों से, मतलब उसके निर्णय से संतुष्टि नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लोअर कोर्ट से संतुष्टि नहीं है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर संतुष्टि नहीं है तो वो कहीं नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है, लास्ट अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। अंतिम अपीलीय न्यायालय किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही अपील नहीं है कि आपका मर्जी करे, भाई नहीं हम हाई कोर्ट में नहीं सुनवाई करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे ना, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले की सुनवाई होती है, नॉर्मल मामलों की, ठीक है, उसकी सुनवाई के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब कंडीशन में यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा मामला हो, जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया हो, लोअर कोर्ट ने कोई निर्णय दिया हो, या किसी ट्राइब्यूनल ने कोई निर्णय दिया हो, और उस निर्णय को अपने पास मंगवा करके, ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या कर दिया हो? उसे मृत्युदंड दे दिया हो। ठीक है। तो अब यहां पर आप अपील कर सकते हैं कि भाई वहां पर निर्णय वो मृत्युदंड नहीं था, लेकिन इन्होंने बुला करके मृत्युदंड दे दिया, तो कुछ संवैधानिक समझ की दिक्कत है, आप इसे देख लीजिए। तो जब मामले व्याख्या के होते हैं, संविधान की व्याख्या से रिलेटेड मामले होते हैं, अब वो चाहे कुछ ऐसे मामले हों कि निचले न्यायालय से उच्च न्यायालय में मंगवा करके मृत्युदंड दे दिया गया हो, या हाई कोर्ट क्या कह दे, लिखित दे दे कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए इंटरप्रिटेशन के लिए, या तो आप स्वयं भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इस बात को समझा सकते हैं कि भाई यहां पर संवैधानिक दांवपेच फंसा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस बात की सुनवाई ले सकता है। ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसी को हम अपीलीय न्याय क्षेत्र कहते हैं या अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। एक यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट एक अनुच्छेद है जिसे याद रखना जरूरी है, आर्टिकल 136। वैसे परीक्षा के लिए यह जरूरी नहीं है उतना जितना कि इसका इम्पोर्टेंस, मतलब इसके कॉन्सेप्ट आपको जानने ज़रूरी है।
अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देती है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुद्दे को जिसे वह खुद ज़रूरी समझती है उसे स्वतः एक्सेप्ट कर सकती है सुनवाई के लिए। तो जो अपीली न्यायालय है, मतलब जो अपीली क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट को हम लोग अपीली न्यायालय जो कहते हैं, तो वह व्याख्या संबंधी मामले को तो स्वीकार करती ही है, अंतिम न्यायालय कहलाती ही है। उसके पास यह भी पावर है कि वह चाहे तो संज्ञान ले सकती है कि भाई किसी मामले को वो स्वतः सुन ले कि भाई इस वाले मामले की सुनवाई ज़रूरी है और हम स्वीकार करते हैं, चाहे उसे हाई कोर्ट ने कहा हो, चाहे नहीं कहा हो, चाहे वो व्याख्यान संबंधी मामला हो अथवा नहीं हो। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आखिरी अधिकार और तीसरा अधिकार आता है सुप्रीम कोर्ट का, और वह है परामर्श संबंधी अधिकार। परामर्श संबंधी अधिकार हमारे यहाँ की पूरी न्यायपालिका का प्रावधान जो है वो लिया गया है अमेरिका के देश से, लेकिन अमेरिका और यूके दोनों जगह पे कहीं पर परामर्श संबंधी अधिकार जो है वो न्यायपालिका में नहीं था। तो हमने यह प्रावधान जो है वो कहाँ से ले लिया? कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। परामर्श संबंधी जो अधिकार है वो एक तरीके से परामर्श देने का अधिकार है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। और किसको देना है? राष्ट्रपति को देना है। तो अनुच्छेद 143 के तहत यह प्रावधान है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो न्यायालय से सलाह मांग सकता है। हालांकि वह उस सलाह को माने इसके लिए वह बाध्य नहीं है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी कुछ मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुच्छेद 143 की शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सलाह मांगी और उसने सलाह नहीं दी ना, तो भाई ना तो ये बाध्य है ना तो वो बाध्य है। ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत मान सकते हैं? 143 का। ज़्यादातर वो सलाह दे देता है, बट अगर ना भी दे तो कोई बहुत बड़ी बाध्यता नहीं है। तो 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, और सलाह देने का अधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। और किसको है? राष्ट्रपति को है। लेकिन वह बाध्य नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक लिखी हुई है कि संविधान के पूर्व जितने विषय हैं, मतलब संविधान लागू होने के पहले जितने विषय थे, मैंने अभी एक कावेरी जल विवाद का चर्चा आपसे कुछ देर पहले किया हुआ था, तो वो सारे जितने विषय हैं जो संविधान के लागू होने के पहले देश में थे, उन विषयों पर यदि कभी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह मांगता है, मुख्य न्यायाधीश से, तो उसे सलाह देनी पड़ेगी और इसके लिए वह बाध्य है। हालांकि अब भी राष्ट्रपति जो है वह उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखों का न्यायालय भी कहा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम आपको यहां पे समझाते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है अभिलेखों का न्यायालय। ऐसा कोई भी न्यायालय जिसके पास दो पावर होंगी, दोनों पावर जिसके पास होंगी, उसे हम अभिलेखों का न्यायालय कह सकते हैं। पहला तो उसके जो निर्णय होते हैं, मतलब जो उसके आदेश होते हैं, डिक्रीज होते हैं, उसको साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके, एविडेंस के रूप में पेश किया जा सके आगे आने वाले मामलों में। नंबर 2, कोर्ट का जो अवमानना होता है, मतलब कोर्ट की जो अवमानना होती है, अवमानना मतलब समझते हैं कंटेम्प्ट, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खूब न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा। अभी एक मामला बहुत दिन से चल रहा था, वो एक मुझे वकील साहब का नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी लड़ाई लड़ी, अंततः उन पर 1 रुपए का, कोई भूषण साहब, प्रशांत भूषण जी थे शायद ना, एक बार देख लीजिएगा। तो कोर्ट की अवमानना जो है, एक सिविल अवमानना होती है, एक क्रिमिनल होती है, कभी इस पे अलग से चर्चा कर लेंगे। तो कोर्ट की जब बात कोई नहीं मानता है, उसकी बेइज्जती कर देता है, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कर देता है, तो उसके लिए अगर वह न्यायालय सजा भी दे सके, मतलब दोनों काम कर सके, उसके निर्णय को गवाह भी बनाया जा सके और वह अवमानना की सजा भी दे सके, तो ऐसे न्यायालय को हम लोग कैसा न्यायालय बोलते हैं? क्या कहते हैं? अभिलेखी न्यायालय कहते हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कह सकते हैं हम, सॉरी। तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के और लोअर कोर्ट के सारे मामले जो हैं वो सुरक्षित किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, और उन्हें भविष्य में किसके रूप में? साक्ष्य के रूप में भी पेश किया जा सकता है। इसका मतलब है पहली कंडीशन तो तीनों के तीनों न्यायालय पूरी करते हैं। लेकिन जो अवमानना होती है, मतलब जो बात नहीं मानने पर डिसरिस्पेक्ट जो की जाती है, उसकी सजा देने का प्रावधान हाई कोर्ट को तो है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, लेकिन लोअर कोर्ट को नहीं है। ठीक है।
इसीलिए जो लोअर कोर्ट है उसके पास एक क्वालिटी तो है लेकिन दूसरी नहीं है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कब बनेगा, जब दोनों होना चाहिए। तो हमारे यहाँ अभिलेखों का न्यायालय कौन है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। लोअर कोर्ट को अभिलेखों का न्यायालय नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा नहीं दे सकता। अब इससे ज़्यादा खुश होने का बात नहीं है कि आप लोअर कोर्ट में न्यायाधीश को कुछ भी कह देंगे वो सज़ा नहीं देगा। हाँ, वह नहीं देगा, लेकिन वो आपकी इन करतूतों को लिख करके आगे बता देगा ना हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से आपको सज़ा आएगी फिर, ठीक है। और आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आपने किया है तो आपको सज़ा मिलेगी। लोअर कोर्ट नहीं दे सकता है, बट उसको हाई कोर्ट देगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको लगभग सारी बातें मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस कर दी। अब इसके बाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की चर्चा हमारी आपसे अगले वीडियोस में होगी। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप जो हम लोग का प्रयास है उसको और लोगों तक पहुँचाया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक किया करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए, बताया करिए आपको कैसा लगा, ठीक है। लाइक डिसलाइक दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट विद अ रीज़न, कुछ एक कारण बता करके ना, ताकि हम इम्प्रूव भी कर पाएँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि गुस्से में डिसलाइक करके चले ही जाते हो, ठीक है। तो यू गिव अ रीज़न वाई यू डिसलाइक इट, और इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ अप्रिशिएशन के लिए आप कुछ ना कुछ लिख दिया करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। वहाँ पर हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर।